नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाता है और ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। इसबगोल की खेती से किसानों को होगा अधिक मुनाफा। फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्यों को करें और अच्छी उपज लें। हमारे प्रदेश में औषधीय फसलों के अंतर्गत इसबगोल की खेती बहुत से किसान करते हैं और इसकी खेती कर किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर ध्यान दें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डी राम से। इसबगोल एक बहुत ही बढ़िया, आप जानते हैं कब्जियत में, पेट दर्द में, आपके डायरिया हो, डिसेंट्री हो, इसमें काफ़ी लाभदायक ये फसल है। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर बरसात हो जाती है तो ये इसके जो स्पाइक होते हैं झुलस करके नीचे गिर जाती है। तो ऐसे जगह इसका चुनाव करते हैं जहाँ पर बलुई दोमट भूमि हो, वो जल निकास की उचित व्यवस्था हो। ये हम अक्टूबर नवंबर का खेत तैयार करते हैं और नवंबर में हम फर्स्ट वीक में इसकी हम बिजाई करते हैं। और बिजाई जो है हम इसके एक्चुअली ये अगर पटलिंग कर करके अगर हम करते हैं तो जमाव 100% जमता है। अगर सूखा मिट्टी है, अगर तैयारी करते हैं तो इसके जमाव कम होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो आप गोबर की खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय प्रयोग में लाएं और इसके अतिरिक्त यूरिया 65 किलोग्राम और डीएपी 156 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाएं, जिसमें यूरिया की आधी और डीएपी की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और यूरिया की शेष मात्रा को बुवाई के 35 दिन पर फसल में प्रयोग करें। हमारे जो प्रमुख प्रजातियां हैं, ये गुजरात इसबगोल 1 है, गुजरात इसबगोल 2 है, जो हमारे काफ़ी एरिया में ये प्रचलित हैं। तो इसके बीज की मात्रा कम से कम 3 या 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको बीज लेते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुवाई से पहले उसका बीजोपचार करना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए आप इसबगोल के प्रति किलोग्राम बीज को मेटालेक्सिल 35 SG दवा की 5 ग्राम मात्रा से उपचारित कर लें। इसके बाद ही आप बीजों की बुवाई करें। इसकी पडलिंग के द्वारा करें। एक बार लेव लगा दें, उसके ऊपर राख में मिला करके या बालू मिला करके छिड़क दें। छिड़कने के बाद 15-20 दिन के बाद ये जमाव 100% हो जाता है। जमाव होने के बाद इसके बाद हम रो उसको ऐसा करते हैं कि 30 सेंटीमीटर रो से रो और पौधा करीब 25 सेंटीमीटर के दूरी पर उसको हम थिनिंग कर लेते हैं। थिनिंग इसलिए करते हैं कि अगर पौधा घना हो जाता है तो ब्रांच नहीं निकलती है। ब्रांच कम से कम एक पौधे से करीब 10-12 ब्रांच निकलते हैं। तो 10-12 ब्रांच निकलेंगी तो उसमें 10-12 या 10-20 ब्रांच निकलते हैं तो स्पाइक निकलती है। उसी स्पाइक में इसके सीड होते हैं और ये जो सीड करीब आपको 3-4 माह के बाद, जब मार्च अप्रैल होता है, जैसे आपने जिस हिसाब से मौसम जैसा हो और टेम्परेचर के आधार पर कम से कम अप्रैल में ये पक जाता है। करीब 1 से 1.5 कुंटल के लगभग बीज की ये जो हस्क होता है ये ऊपर का, और इसकी बीज की मात्रा 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है, लेकिन हस्क
हमारे पास ग्राइंडर नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, दाना ही यूज करते। इसके जैसे गेहूं की आप गेहूं को भिगोते हैं और फिर पहले उसको उसकी कुटाई होती थी तो ऊपर छिलका निकलता है, इसी तरह से इसके बीज की इसको हम ग्राइंडर द्वारा उस पर एक परत छिलका निकलता है जो हस्क है, जो वही इसबगोल की भूसी है। उसी भूसी को हम पैक कर करके हम जो बाजार में देखिए कि अगर 50 ग्राम है तो 150-200 रुपये की आती है। तो किसान भाई इसकी खेती ऐसे जगह चुनाव करें जिससे कि ये अच्छा इसको उत्पादन ले लें। हमारे राज्य के जिन किसानों ने फूल गोभी की फसल लगा रखी है, वे इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय फसल में समसामयिक कार्यों को सही ढंग से करें, जिससे कि आपको अच्छी गुणवत्ता वाली फूल गोभी का उत्पादन मिल सके। तो आइए इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अमर सिंह यादव से। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती चली आ रही है। किसान भाइयों, इस समय अगेती फूल गोभी की रोपण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसमें जो शस्य क्रियाएं किसान भाई कर रहे हैं, उनमें कौन कौन सी शस्य क्रियाएं किस समय करनी होंगी, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। किसान भाइयों, उसमें हम जो है निकाई गुड़ाई की भी क्रिया करते रहें, क्योंकि हमारी फसल में इस समय बरसात की वजह से जो है खरपतवारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है, खरपतवार हमारी फसल से प्रतिस्पर्धा करते, जो भी उसमें जो है न्यूट्रिएंट फसल को मिलना चाहिए वो खरपतवार ले लेते हैं। इसीलिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार, ये सभी प्रकार के खरपतवार हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए खुरपी की सहायता से हम इन खरपतवारों को निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और जो है खरपतवार खेत से निकल के हम उसको बाहर कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हमने चूँकि हम प्रति हेक्टर इसमें लगभग 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग 90 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग जो है 60 से 70 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर देते हैं। इसके अलावा जो है इसमें 10 से 12 किलोग्राम बोरेक्स, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम मोलिब्डेनम को भी हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो है जिंक सल्फेट की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, शेष तत्वों की मात्रा तो हमने रोपण के समय प्रयोग कर ली होगी। इसमें जो है मुख्य जो नाइट्रोजन हमारा होता है उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग तो हम उसी समय प्रयोग कर लेते हैं जब हम फसल की जो है रोपण कार्य कर रहे होते हैं, उस समय शेष नाइट्रोजन जो हमारी बच जाती है, उस नाइट्रोजन को हम खड़ी फसल में इस समय एक भाग ले लेते हैं और उसके बाद जिससे कि जो है पौधे को थोड़ा सा नाइट्रोजन मिल जाती है और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। इसके अलावा इसमें ये समस्या और आती है, नाइट्रोजन की वजह से हमारी फसल में बटनिंग की समस्या आ जाती है। पौधे का जो फूल निकलता है बहुत छोटे साइज का रह जाता है। उस समस्या के निजात के लिए हम थोड़ा थोड़ा जो है बीच बीच में नाइट्रोजन अगर देते रहते हैं तो उसमें बटनिंग समस्या नहीं होती और हमारे फूल का साइज जो है उचित आकार का हो जाता है। काला सड़न रोग, इस बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों के किनारों पर वी आकार में हरी माहिन एवं पानी में भीगे जैसे दिखाई देते हैं तथा पत्तियों की शिराएं काली दिखाई देती है। उग्रावस्था में ये रोग गोभी के अन्य भागों पर भी दिखाई देता है, जिससे फूल के डंठल अंदर से काले होकर सड़ने लगते हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बीजों को बुआई से पूर्व स्टेप्टोसाइक्लिन या बाविस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल में 2 घंटे उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करें। पौध रोपण से पूर्व पौधों की जड़ों को स्टेप्टोसाइक्लिन और बाविस्टिन के घोल में 1 घंटे तक डुबो कर रखें, फिर खेत में लगाएं तथा फसल में रोग के लक्षण दिखने पर डायथेन M45 दवा 2 ग्राम और बाविस्टिन 1 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक बात को और ध्यान देते हैं कि इसमें अगर कोई कीटों की समस्या रहती है, जैसे रस चूसने वाले कीट भी कभी कभी इसमें नुकसान करते हैं, क्योंकि बरसात के समय में रस चूसने वाले कीट भी उसमें आ जाते हैं, उससे भी हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। इसलिए उन कीटों से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 ml इमिडाक्लोप्रिड 2 लीटर पानी में घोल करके हम स्प्रे कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जो रस चूसने वाले कीट होते हैं
हैं उससे जो है हमारी फसल में सुरक्षा हो जाती है, जिससे कि हमारी फसल स्वस्थ रहती है और उसका फूल का जो साइज होता है वो उचित आकार का बन जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों हमारे द्वारा बताई गई विधि से हम जो है फूल गोभी की अगेती फसल करेंगे तो आप उचित लाभ प्राप्त करेंगे। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत कृषि मौसम विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में मध्यम बादल आ सकते हैं। अगले 48 से 72 घंटों में समस्तीपुर, बेगूसराय एवं वैशाली जिलों में कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से हल्की वर्षा हो सकती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी तथा अन्य जिलों में हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में सिंचाई स्थगित रखें एवं कीटनाशक दवा का छिड़काव सावधानी पूर्वक करें। पीली सरसों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल हो रहा है। इसकी बुआई 10 अक्टूबर के बाद की जा सकती है। शरदकालीन गन्ना की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। 15 अक्टूबर के बाद इसकी रोपाई की जा सकती है। मसूर, मटर, राजमा, मेथी, लहसुन, धनिया, राई एवं सूर्यमुखी फसलों के समय से बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। सितंबर में बोई गई अरहर की फसल में निकाई गुड़ाई करें। जून जुलाई में बोई गई अरहर की फसल में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। बालियां निकलने तथा दूध भरने की अवस्था वाली धान की फसल में गंधी बग कीट की निगरानी करें। सब्जियों की नर्सरी एवं खड़ी फसलों जैसे बैगन, टमाटर एवं मिर्च में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। ये कीट विषाणु जनित रोग के लिए वाहक का काम करते हैं। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सब्जियों की फसल जैसे बैगन, टमाटर, फूलगोभी एवं मिर्च में फल छेदक कीट की निगरानी करें। इस कीट से ग्रसित तना एवं फल की तुराई कर मिट्टी में गाड़ दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड 48 EC बटे 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हरनगर, जिला कटिहार के राम सिंह ने। आपने मछली तालाब की देखरेख एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मछली जहां डाल दिए सबसे पहले तो जल का प्रबंधन होना चाहिए, तालाब का प्रबंधन होनी चाहिए। यदि तालाब के अंदर में खरपतवार है तो खरपतवार को हाथ से निकाल दें या जाल से निकाल दें। पहले खरपतवार नियंत्रित हो जाना चाहिए। फिर जल का pH मान देखना चाहिए। pH मान मत्स्य पालन के लिए थोड़ी क्षारयुक्त जल और मिट्टी मछली पालन के लिए बेहतर होती है, जिसका कि pH मान आपको 750 लेकर के 8.4 तक होता है। इसके लिए सर्वप्रथम जल का प्रबंधन के लिए चूना का प्रबंधन करना चाहिए। चूना डालने चाहिए किसानों को। चूना डालने के लिए यदि वो पहले चूना नहीं डाले हैं तो प्रथम किस्त में निश्चित रूप से आपको 100 से 150 किलोग्राम चूना, 3 किलोग्राम चूना प्रति कट्ठा की दर से उन्हें डालना चाहिए और उसके बाद में आधा किलो चूना उसको प्रति महीना छिटना चाहिए। किसान भाइयों, प्रदेश में अभी तालाब एवं पोखरों में मछली बीज संचयन करने का काम चल रहा है। ऐसे में मछलियों की अच्छी बढ़वार हो सके, इसके लिए किसान कितनी मात्रा में मछली बीजों का संचयन करें, साथ ही मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को कितने अनुपात में तालाब में डालें, आइए जानते हैं। जीरा डालने के लिए यदि आपने फिंगरलिंग डाला है, 3 से 4 इंच का फिंगरलिंग यदि डाला है तो यह फिंगरलिंग निश्चित रूप से 1 कट्ठा पर आप 100 डालिए। 55 कट्ठा में 1 हेक्टेयर में मात्र 5500 की अनुशंसा की गई है। यदि छोटी संख्या है तो उसके लिए आपको 8000 जीरा चाहिए। 1 इंच वाला यदि उसमें कम डाले हैं तो उसको ज्यादा बढ़ा दीजिए। 3 इंच वाला यदि ज्यादा डाले हैं तो उसमें आप जाल चला करके देखिए, उसमें कुछ संख्या आपको कम कर दीजिए। मछलियों को तालाब में डालने के बाद अक्सर किसान भाई इनके आहार को लेकर लापरवाही कर जाते हैं, जिससे मछलियों की बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती।
अतः इनकी उचित पैदावार हेतु कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक आहार देने हैं तथा आहार देने की उचित विधि क्या है, आइए जानते हैं। देने के लिए मछलियों की वजन का 3% आहार, चावल का कुंडा या आपको चोकर आता है, गेहूं का चोकर, और खल्ली जो आती है जिसको कि इधर खल्ली हम लोग कहते हैं, सरसों, राई या मूंगफली की खल्ली, दोनों में से किसी एक को मिला करके बढ़िया से महीन में बुक करके या तो छीट करके दीजिए। छिटने से खाना आहार कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाती है। आप उसको गोली बना करके दें। यदि गोली खा गया है तो अच्छी बात है, नहीं खाया है तो फिर दोहरा करके दें। सही समय पर सही स्थान पर प्रतिदिन एक ही समय, जिस समय में देते हैं उसी प्रातः काल देना ज़्यादा लाभकारी है। और गोबर, जो कच्चा गोबर है, निश्चित रूप से कच्चे गोबर का भी प्रयोग से भी ज़्यादा प्लांकटन बनती है, आपको प्लांकटन देना चाहिए। तो आपको आधा किलोग्राम DAP भी डालना चाहिए प्रति कट्ठा की दर से। 250 ग्राम आपको यूरिया भी डालना चाहिए प्रति कट्ठा की दर से। ये भी यदि है तो जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ 100 ग्राम कम से कम प्रति कट्ठा की दर से म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालने से मछलियों की खाना भी मिल जाती है, पानी का भी सही सलामत रहता है। और पानी का रंग हर समय किसानों को देखना चाहिए। थोड़ी भूरापन लिए हुए हरा रंग जो है सो अनुकूलता बताता है मछली के लिए, प्लांकटन के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान मछलियों के बीजों को बाहर दूर गांव से लाते हैं और फिर अपने तालाबों में डालते हैं, जिससे कई रोगों की चपेट में आने के कारण मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। निश्चित मनहजोग करना चाहिए, प्रतिदिन वहां देखना चाहिए मछली की चहल पहल, मछली मेरी कैसी चलती है, कैसे कूदती है, कैसे उफनती है। इस चीज को भी देखने से पता चल जाता है जो मछली की मेरी स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य परीक्षण भी निश्चित रूप से मछली को करना चाहिए। माहवाड़ी किसान जाल चलावें ताकि वो देखें जो पानी का संचरण हो जाए, पानी में मछलियों में लगने वाले किसी तरह का रोग, मछलियों की व्यायाम और मछलियों की चोरी, इस 3 चीज की जानकारी के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए माहवारी जाल चलाना निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि जाल की देखें जो जाल चलाने में कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो केला आता है। केला का थंब का 4 थंब काटिए, 4 थंब का एक में लकड़ी में जोड़ करके रस्सी के सहारे एक आदमी उधर एक आदमी इधर दोनों बगल पकड़ें और पूरा पोखरा को पानी को हिलोड़ दें ताकि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसमें स्वतः ऑक्सीजन मिल जाएगी और मछलियों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मछलियों का वृद्धि होगा, मछलियों का व्यायाम होगा और मछलियों में किसी तरह बीमारी लगी है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी और मछलियों की किसी तरह चोरी हुआ है उसकी भी जानकारी किसान बंधुओं को मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक इससे फायदा मिल जाएगी किसानों को। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है जिला बक्सर के कुलदीप ने, आपने प्याज की फसल में जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बरसात के मौसम में प्याज की देखभाल कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीटों का प्रकोप पौधे पर होने लगता है। अधिक उपज के लिए हमारे किसान भाई जिन जिन बातों का ध्यान रखें वो इस प्रकार से हैं। तो इसलिए जब काफ़ी तेज़ धूप हो, आसमान खुला हो, बादल नहीं हो, उस समय नेट का प्रयोग करना चाहिए या एक सिरकी जो हल्का सा जाली होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि हमारे किसान भाई जिस वक्त रोपाई करते हैं उसी समय खरपतवार दें। परंतु जिन किसान भाइयों ने हमारे खरपतवार के लिए कोई कीटनाशक नहीं दिया है, इस समय जो है हाथ से लेबर के माध्यम से हाथ के द्वारा उसकी निकाई कुड़ाई कर दें। ये निकाई कुड़ाई जो हाथ के द्वारा किया जाता है ये 40 से 50 दिन बाद रोपाई के करनी चाहिए। ये जो प्याज की जड़ें होती हैं, प्याज का जो कंधा होता है वो काफ़ी ऊपर में बैठता है, अधिक नीचे नहीं जाता है। तो खरपतवार निकालते समय भी इस बात का ध्यान रखें, हल्की निकाई कुड़ाई करने की आवश्यकता होती है और निकाई कुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान दें कि पौधे की जो जड़ें हैं वो ना कटें, कंद में किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। किसान भाइयों, प्याज की फसल का उचित विकास हो और इससे अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए प्याज की फसल में जल प्रबंधन करते हुए यूरिया की संतुलित मात्रा का उपयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं।
इसके साथ ही साथ जो खाद है उस सभी का खादों का प्रयोग पौधे की रोपाई के समय कर दिया जाता है, परंतु यूरिया जो है उसकी आधी शेष मात्रा का प्रयोग अभी खड़ी फसल में देना है। अभी जो प्याज की फसल लगी हुई है खेतों में 100 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पौधे पर छिड़काव कर दें। यूरिया देने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जो खेत है उसमें हल्का नमी होना चाहिए। यदि किसी कारण से बीच में बारिश नहीं हो रही है, खेत सूख गया है, तो ऐसी परिस्थिति में सिंचाई कर दें, उसके पश्चात यूरिया खाद का प्रयोग करें। इसके अलावा जो प्याज है इसमें गंधक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्याज ही एक ऐसी फसल है जिसमें जो कि गंधक के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। इसका छिड़काव यदि आप मिट्टी में देना संभव नहीं है तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर की जो सल्फर है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना लें और 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर दें। इससे जो होगा कंद होगा वो काफ़ी अच्छा बैठेगा और पौधे में किसी भी प्रकार का डिफॉर्मिटी यानी कि जो उसका आकार है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। किसान भाइयों, प्याज की फसल को बरसात के मौसम में अनेक प्रकार के कीट और रोग अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इसके साथ ही अभी के समय में जो पौधा है उसकी पत्तियों पर थ्रिप्स नामक कीड़े होते हैं। इनको कि आप इन कीड़ों को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। ये कीड़े जो होते हैं, जो पत्तियां होती हैं उसका जो गाभा होता है पौधे का, उस गाभे अगर 2 पत्तियों के बीच का तना और 2 पत्तियों के बीच के हिस्से को आप थोड़ा सा फाड़ कर देखिए, नीचे जाकर देखिए, तो देखेंगे तने में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो मुख्य रूप से आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे। खत्म करने के लिए डेल्टा मेथ्रिन 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या फिर साइपरमेथ्रिन 10 EC का घोल बनाकर पौधे में छिड़काव करें। इससे जो है इस थ्रिप्स नामक जो कीट होता है ये नष्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो प्रमुख रोग बरसात में देखा गया है वह है बैगनी धब्बा रोग। बैगनी धब्बा रोग में पत्तियां जो है वो पीले बैगनी रंग की, नीले रंग की पड़ जाती हैं और छोटे छोटे उसमें धब्बे नज़र आने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये मुख्य रूप से कवक की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो अगर आप 2.5 ग्राम मैंकोजेब 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करेंगे तो किसान भाई आप पाएंगे कि बैगनी धब्बा रोग जो है उससे जो है उसकी रोकथाम हो जाएगी और पौधे स्वस्थ रहेंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विश्व खाद्य दिवस पर अन्नदाता की खास रिपोर्ट। फसलों की बुवाई के लिए करें नए कृषि यंत्रों का प्रयोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।